हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्टिंग का मीनिंग समझते हैं कि कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जब हम ये पता लगाते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में हमारे यहाँ पर कॉस्ट कितनी आई है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन ए, ठीक है, उसने यहाँ पर एक कार बनाई है और ये पर्सन जानना चाहता है कि इस कार को बनाने में उसके यहाँ पर कॉस्ट कितनी आई है, ताकि उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करके इसका सेल प्राइस जो है यहाँ पर फिक्स करे। तो एक पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है देखे और उसके बेस पर उसने फाइंड आउट किया कि इस कार को बनाने में जो यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया था, इसके ऊपर यहाँ पर 2 लाख रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद जो यहाँ पर लेबर यूज की गई थी उसके ऊपर भी 2 लाख रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमने अदर एक्सपेंसेस भी किए थे जिसकी हमारी कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पर 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ने ये फाइंड आउट किया कि इस कार को बनाने में ना हमारी जो कॉस्ट आई है वो कितनी है, यहाँ पर 5 लाख रुपए, यानी कि इस कार की कॉस्ट कितनी है, हमारी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक पर्सन है ये जो पूरी प्रोसेस यहां पर फॉलो किया इस कार की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की, इसी प्रोसेस को हम यहां पर क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम यहां पर क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। यानी कि कॉस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में हमारे यहां पर कॉस्ट कितनी आई है, ताकि हम अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका सेल प्राइस जो है फिक्स कर पाए। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अब ये कॉस्टिंग मेथड्स की, कॉस्टिंग मेथड्स यहां पर क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारे यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, हमारे जो बिजनेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि कुछ बिजनेस जो है वो गुड्स में डील कर रही होती है, यानी कि गुड्स को बना रही होती है। कुछ बिजनेस यहाँ पे जो है सर्विसेज में भी जो है डील कर रही होती है। अब आगे चलकर गुड्स में भी कोई यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स बना रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पर जो है कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। अब ये जो बिजनेसेस होते हैं इनके काम अलग होते हैं, इनके प्रोसेसेस अलग होते हैं, ठीक है, इनका जो रॉ मटेरियल यूज किया है सब कुछ अलग अलग होता है। यानी कि इन बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो है अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, कॉस्टिंग करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, जो कि इनकी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुटेबल बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट मेथड्स इन कंपनीज की ज़्यादा यूज किए जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्टिंग मेथड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कॉस्टिंग का मीनिंग समझ चुके, कॉस्टिंग मेथड समझ चुके। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज। यानी कि जब हम यहाँ पर किसी गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को पता लगाते कि उस गुड्स और सर्विस को बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला कॉस्ट असर्टेनमेंट, दूसरा कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, तीसरा कॉस्टिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड कैन बी यूज्ड वेयर। यानी कि जो हमारे यहाँ पर यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड है उसको हम यहाँ पर कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं कि यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड यहाँ पर बेसिकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा एक तरह का यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड है, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब इस मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जितनी भी हमने गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस की होती है उसकी यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट को जो है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यानी कि मान के चलो एक कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है 10,000 यूनिट जो है यहाँ पर प्रोडक्शन की है, गुड्स यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो सबसे पहला उसका स्टेप होगा कि इन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए ओवरऑल उनकी यहाँ पर कॉस्ट कितनी है। तो मान के चलो इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये कितनी हुई, हमारी 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद जैसे हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है कि हमारी पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट होती है उसे हमें डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 10,000, तो आज यहाँ पर हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 रुपीज आ रही है। यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमारी 10 रुपए यहाँ पर जो है खर्च किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसी मेथड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, अब ये जो हमारा मेथड होता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, यानी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पर यूज करती है। तो पहला यहाँ पर देखो क्या है, वेयर अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आर्टिकल ऑन अ लार्ज स्केल बाय कंटिन्यूस मैन्युफैक्चर। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल ही यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करी, यानी कि एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करिए और वो प्रोड्यूस करिए लार्ज स्केल पर, तो बिल्कुल यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ये मार्कर है, ठीक है, अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्कर ही
बनाती है, एक जैसे मार्कर ही यहाँ पर जो है बनाती है, तो वहां पर सिंगल और यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का यूज जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि हमारी यहाँ पर हर मार्केट की जो है वो कॉस्ट सिमिलर ही आती है। तो सिंगल सिंगल पता करने के बजाय एक साथ पता कर लो, फिर उसके बाद डिवाइड करके सिंगल आउटपुट मेजर कर लो। नेक्स्ट क्या है, वेयर प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी कंपनी जहां पे जो हम प्रोडक्ट यहां पर बना रहे हैं वो होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है मैच करते हैं, और उनके ऊपर जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट आती है, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, वो यहाँ पर सेम तरीके के ही यहाँ पर जो है आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेयर अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 2 और मोर ग्रेड्स ऑफ वन प्रोडक्ट, यानी कि एक फर्म जो है वो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बना रही है, पर उसके जो ग्रेड्स है वो यहाँ पर एक से ज्यादा। जैसे मान लो ये मार्कर है, एक कंपनी यहाँ पर 10 वाला मार्कर बना सकती है, एक उससे थोड़ा अच्छा 20 रुपए वाला मार्कर बना सकती है, और एक अच्छा यहाँ पर 30 रुपए वाला भी यहाँ पर बना सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यूज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जो है टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे और सिंगल आउटपुट यहाँ पर मेजर जो है कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट है, द आउटपुट इज अ यूनिक एंड कैन नॉट बी कंपेयर टू अदर आउटपुट, यानी कि हम यहाँ पर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, हर आउटपुट जो है वो यूनिक होता है और इसको हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये मेथड यूज नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अगर मान के चलो आप यहाँ पर मार्कर बनाते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर एक पेंसिल बनाते हो, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर सेम नहीं है, ये दोनों अपने आप में यूनिक है, इनकी कॉस्ट अलग आती है, इसकी कॉस्ट अलग आती है। तो अगर कंपनी कुछ ऐसा बना रही है तो वहां पर इस मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 जगहों पर ये आउटपुट मेथड यूज किया जा सकता है और बाकी जगहों पर यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है आपको, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉस्ट शीट, यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉस्ट शीट। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कॉस्ट शीट का मीनिंग समझते हैं कि कॉस्ट शीट बेसिकली यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट को पता लगाना है कि इस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में हमारी यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, तो हमारे लिए जरूरी है कि जब भी हम प्रोडक्ट और सर्विस बनाए तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हो, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर कॉस्ट इनकर की हो, जैसे रॉ मटेरियल पे होगा, लेबर पे होगा, अदर एक्सपेंसेस हो गया, उनको हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करें ताकि उसके बेस पर हम प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी यहाँ पर स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मटेरियल का हो गया, लेबर का हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, उन सभी को हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में शो करते हैं ताकि उसके बेस पर हम यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को जो है कैलकुलेट कर सके। क्लियर है, अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, अब आप आसानी से इसका आंसर जो है कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रही है, दिस कॉस्ट शीट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। पीरियोडिक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हम इसको पीरियोडिकली बनाते रहते हैं, जैसे 1 महीने के बाद हो गया, 2 महीनों के बाद हो गया, 3 महीनों के बाद हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिक्स टाइम पीरियड होता है ना कि 1 साल के बाद, ऐसा नहीं होता है। हम जब भी हमें जरूरत होती है, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि हमने यहाँ पर जो भी खर्चा किया है मटेरियल पे, लेबर पे या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए इनकर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर कॉस्ट शीट के अंडर शो करते हैं, पर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। यानी कि ये जो हमारे कॉस्ट है ये एक्चुअल बेसिस पे होंगे कि कॉस्ट इनकर हुई, हम इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, पर ये जो हमारे होते हैं यहाँ पर, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनका हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया और उसके बेस पे इसको शो करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड प्रोविजंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट शीट, यानी कि जो भी हमने टैक्सेस पे किए, इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, उसे हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट में शो नहीं करना होता है। तो ये चारों की चारों जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारा कहते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट जो कि हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग, इसमें से हमारा यहाँ पर कौन सा ऐसा फीचर है जो कि हमारा जॉब कॉस्टिंग का फीचर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग समझते हैं कि जॉब कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जॉब कॉस्टिंग ऐसी कंपनीज यहाँ पर जो है फॉलो करती है जो कि यहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर आने पर भी यहाँ पर जो है काम करती है। ठीक है, और कस्टमर जो भी ऑर्डर देता है, जो भी वो फीचर्स बताता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पर जो है बनाती है और कस्टमर को देती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो टेलर होते हैं, जो हमारे यहाँ पर टेलर होते हैं, जो हमारे दर्जी होते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप यहाँ पर कपड़े नहीं सिलते। ठीक है, सबसे पहले कस्टमर आएगा,
ठीक है, वो अपनी यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट बताएगा, वो यहाँ पर ऑर्डर देगा और उसके अकॉर्डिंग ही टेलर जो है यहाँ पर हमारी जो है गुड्स और सर्विसेज को बनाएगा, यानी कि कपड़े सिलकर कस्टमर को यहाँ पर जो है देगा। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनीज होती हैं वो यूज करते हैं जॉब कॉस्टिंग का। अब जॉब कॉस्टिंग के अंडर क्या होता है, हर एक ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर कस्टमर होते हैं ना, वो अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं। जैसे कि मान लो कस्टमर ए ने ऑर्डर दिया है, कस्टमर बी ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है, कस्टमर सी ने ऑर्डर दिया है। तो जॉब कॉस्टिंग के अंडर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हर ऑर्डर की कॉस्टिंग जो है वो सेपरेटली करते हैं। यानी कि हमने इस ऑर्डर की पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर ली अलग से, इस ऑर्डर की अलग से कैलकुलेट की और इस ऑर्डर की यहाँ पर अलग से कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की है। ठीक है, अब हम ऐसा यहाँ पर क्यों करते हैं, तो सिंपली देखो जो हमारे कस्टमर होते हैं, यहाँ पर जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर अलग होती है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 3 कस्टमर है A B C, ठीक है, वो यहाँ पर टेलर के पास आए और उन्होंने ऑर्डर दिया। ए पर्सन ने कहा कि मुझे एक सिंपल यहाँ पर जो है सूट सिलवाना है, ठीक है, बी पर्सन ने कहा मुझे यहाँ पर एक अच्छी सी शेरवानी यहाँ पर जो सिलवानी है, और सी पर्सन ने कहा कि मुझे एक यहाँ पर सिंपल सी पैंट यहाँ पर सिलवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। ठीक है, और टेलर को इन तीनों चीज़ों पर काम करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर अलग अलग आएगी, क्योंकि देखो सूट पे कॉस्ट अलग आएगी, शेरवानी पे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, पैंट पे थोड़ी कॉस्ट यहाँ पर जो है कम आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो टेलर है वो इन सब की अलग अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, यानी कि सूट को बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज़ किया है, जो जो लेबर यूज़ किया है उसकी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करेगा, शेरवानी को बनाने के लिए अलग से कैलकुलेट करेगा और पैंट को बनाने के लिए अलग से कैलकुलेट करेगा। तो ये जो हमारा कॉस्टिंग का मेथड होता है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। यानी कि हर ऑर्डर की हम सेपरेट वे से यहाँ पर जो है कॉस्टिंग करेंगे, अलग से कॉस्ट जो है निकालेंगे। ठीक है, अब आप मीनिंग समझ चुके हो तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो पहला देखो क्या है, कॉस्ट आर अस्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स एंड ऑर्डर, यानी कि जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट को अस्टेन किया जाता है, यानी कि कॉस्ट को पता लगाया जाता है, वो यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर्स का अलग अलग से जो है यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो ये हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, जॉब कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग को हम यहाँ पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये भी हमारा फीचर होता है, क्योंकि जो जॉब होता है वो क्या, जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर देता है ना कस्टमर, उसी को हम यहाँ पर जो है जॉब कॉस्टिंग के अंदर जॉब यहाँ पर कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी यहाँ पर जो है कह लेते हैं। क्लियर है, तो अगर आपको कहीं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग दिखता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब सेम है। नेक्स्ट क्या है, इन जॉब कॉस्टिंग जॉब्स और ऑर्डर्स आर कंपेरेबल विद ईच अदर, यानी कि जॉब कॉस्टिंग अंडर, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग अंडर जो भी हमारे यहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम आसानी से जो है दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि दोनों होमोजीनियस होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फीचर नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्डर एक यूनिक होता है, उनके फीचर्स अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है अलग होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जॉब कार्ड इज यूज फॉर ईच जॉब टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लेबर ओवरहेड पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर जॉब के लिए हम अलग से यहाँ पर एक जॉब कार्ड बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो है इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमने मटेरियल कितना यूज़ किया है, ठीक है, लेबर कितना यूज़ किया, ओवरहेड पे कितना खर्चा किया है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जो है शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल फीचर होता है। तो यहाँ पर देखो पहला, तीसरा और चौथा, नहीं, पहला, दूसरा और चौथा ये हमारे फीचर होते हैं और तीसरा हमारा फीचर नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा जॉब कॉस्टिंग का फीचर जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब अकाउंट एंड अ जॉब कॉस्ट शीट। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले जॉब अकाउंट और जॉब कॉस्ट शीट का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जॉब अकाउंट और यहाँ पर जॉब कॉस्ट शीट दोनों ही यूज किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंडर, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंडर, यानी कि इसी के साथ यहाँ पे जो है रिलेटेड होता है। अब ये होते गए, सबसे पहले बात करते हैं जॉब अकाउंट की। ठीक है, तो जॉब अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि यहाँ पर हर जितने भी हमारे पास ऑर्डर होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो है ओपन करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारे पास A B C 3 ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, A का जॉब अकाउंट अलग से ओपन करेंगे, ठीक है, B का जॉब अकाउंट अलग से ओपन करेंगे और C का जॉब अकाउंट अलग से ओपन करेंगे। और यहाँ पर हर ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करेंगे। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जॉब अकाउंटिंग के अंडर हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो हमने यहाँ पर जो है वेजेस पे किया, ठीक है, हमने यहाँ पर 5,000 रुपये वेजेस पे किए, तो हम यहाँ पर इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम जॉब अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर और है कि यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आधा घंटा
हाफ एन आवर जो है वो यहाँ पर जो है आइडल बैठ रहे, क्या रहे, आइडल बैठ रहे। तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम जॉब अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या है, जॉब कॉस्ट शीट। अब जॉब कॉस्ट शीट क्या होती है, तो जॉब कॉस्ट शीट एक ऐसी शीट होती है जो कि हम यहाँ पर हर ऑर्डर और जॉब के लिए अलग से मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लोग जो है जॉब से रिलेटेड जितनी भी ऑल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन हो या फिर वो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन हो। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं जॉब कॉस्ट शीट की बात करूं तो इसमें अगर आपने वेजेस पे किए हैं तो वो भी रिकॉर्ड करोगे, और अगर हमारा वर्कर जो है आइडल टाइम बैठा रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन आप जो है यहां पर रिकॉर्ड करोगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस आपको पता लगी होगा दोनों के बीच में कि जॉब अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, और जॉब कॉस्ट शीट जो हमारी यहां पर जॉब कॉस्ट शीट होता है वो यहां पर सब तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर रिकॉर्ड जो है करता है। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, job account records all information related to a job while a job cost sheet only contains monetary information। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, ए जॉब अकाउंट कंटेन्स ओनली मॉनेटरी इंफॉर्मेशन वाइल जॉब कॉस्ट शीट रिकॉर्ड्स अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। यानी कि मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जॉब अकाउंट रिकॉर्ड करता है और जॉब कॉस्ट शीट जो है मॉनेटरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो अदर इंफॉर्मेशन होते हैं उसे भी रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकिंग टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। यानी कि एक ऐसी कंपनी जहां पर कस्टमर के ऑर्डर आने पर ही गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, और ये जनरली जो हमारे ऑर्डर होते हैं ये हमारे यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, तो वहां पर हम कौन सा कॉस्टिंग मेथड जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ना हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है जॉब कॉस्टिंग के तरीके से। जैसे हम जॉब कॉस्टिंग में हर एक ऑर्डर के अलग से यहाँ पर जो है कॉस्टिंग करते हैं, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर भी जो भी हमें यहाँ पर काम मिलता है, वर्क मिलता है, उसकी हम यहाँ पर जो है सेपरेटली यहाँ पर कॉस्टिंग करते हैं, हर काम के अलग से यहाँ पर कॉस्ट जो है वो निकालते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या है, ड्यूरेशन का। यानी कि जॉब कॉस्टिंग के अंडर जो भी हमारे यहाँ पर वर्क होता है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है पूरा हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी टेलर की, तो हमारा जो सूट है वो 4-5 दिन में यहाँ पर जो है बन जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग का। और जहां पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काम होता है, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर हमें एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो हाईवे क्या है, एक काम है, एक अलग यहाँ पर ऑर्डर दिया हमारे कस्टमर का, तो हम क्या करेंगे, ये जो हाईवे है इसके हम अलग से यहाँ पर जो है कॉस्टिंग करेंगे और इसके अलग से कॉस्ट यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हाईवेज हैं वो जनरली हमारे यहाँ पर 5 से लेकर 10 सालों तक यहाँ पर जो है बनते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, तो जो भी हमारे पास काम आता है उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है मानते हैं, यानी कि जॉब मानते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे मान के चलो आपको हाईवे ए मिला तो उसके लिए आपने अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन किया, हाईवे आपको यहाँ पर बी मिला तो उसके लिए आपने यहाँ पर अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन किया, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ए में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ए से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है खर्चों से रिलेटेड वो आप रिकॉर्ड करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बी में अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम इसके अलग अलग से यहाँ पर जो है कॉस्टिंग कर सकें। क्लियर आपको, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो पहला देखो क्या है, इस सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है ओपन करते हैं, जिसमें हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट या ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जनरली मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो भी हम यहाँ पर काम करते हैं तो उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो जनरली हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही यहाँ पर जो है होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो यहाँ पर लंबे समय तक चलता रहता है, तो हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है
यानी कि जितना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितना बाकी रहता है, इसको कैलकुलेट करना काफी जरूरी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट या ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर कॉन्ट्रैक्ट के साथ एलोकेट जो है नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखो हमें जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उससे रिलेटेड जितना भी ऑल कॉस्ट है, यानी कि जितना टोटल खर्चा है, उसे हमें इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब हमें ट्रू कॉस्ट जो है वो पता लग पाएगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं वो एस्टिमेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द प्राइस, यानी कि इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट की टाइप नहीं है ऑन द बेस ऑफ प्राइसिंग, जिस हिसाब से हम उसकी यहाँ पर प्राइसिंग करते हैं। तो पहला देखो क्या है, फिक्स प्राइस, दूसरा क्या है कॉस्ट प्लस, तीसरा क्या है टाइम एंड मटेरियल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर हम प्राइस के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करें ना, तो मेनली हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस और यहाँ पर टाइम एंड मटेरियल। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट को करने का कितना प्राइस हम लेंगे, यानी कि कितना पैसा हम लेंगे, वो पहले से ही हम यहाँ पर जो है फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो ए पर्सन था, बी पर्सन था, तो बी पर्सन ने ए को अपना हाउस बनाने का यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और इसने क्या किया, इसने बोला कि इस हाउस को बना के कंप्लीट करके देने के लिए मैं आपसे यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए यहाँ पर जो है लूंगा। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ, हमारा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है इसमें हमारा यहाँ पर फिक्स होता है। अब आगे चलकर जो भी फ्लक्चुएशन आती है उसका सारा का सारा रिस्क जो है वो ए पर्सन पे चला जाता है, यानी कि अगर मान के चलो जो हमारा खर्चा ही है वो यहाँ पर 60 लाख रुपए आ गया, तो वो भी कौन बियर करेगा, ए पर्सन बियर करेगा, और बी बिल्कुल यहाँ पर जो है निश्चिंत हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉस्ट प्लस। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सिंपली देखो कॉस्ट प्लस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पर फिक्स नहीं करते, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे, यानी कि जो भी हम अपना इनकम यहाँ पर लेंगे उसको हम यहाँ पर जो है फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए पर्सन है, बी पर्सन है। ठीक है, तो बी पर्सन ने जो है हाउस बनाना है ए से। ठीक है, यहाँ पर ए से, तो ए पर्सन ने यहाँ पर कहा देखो हाउस को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी मुझे यहाँ पर पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर इस हाउस को बनाने के लिए मैं आपसे यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए यहाँ पे जो है लूंगा एज अ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद अब ये पर्सन ने कहा कि यहाँ पर हाउस हम बनाएंगे, जितनी भी इसकी यहाँ पर कॉस्ट आएगी, मान के चलो जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 40 लाख रुपए आएगी। ठीक है, तो इसमें मेरा 10 लाख प्रॉफिट ऐड करके मुझे यहाँ पे टोटल आप 50 लाख रुपए यहाँ पे जो है पे कर देना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है वो क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्लस, यानी कि जितना भी कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट ऐड करके हमें यहाँ पे जो है पैसा दे दो। अब जो हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें सारा का सारा जो रिस्क होता है वो किसके सिर पे होता है, जो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जो कि यहाँ पर अपना काम करवा रहा है। क्योंकि देखो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो इसकी यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अगर यहाँ पर कॉस्ट कम आएगी तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर जो है कम आ जाएगी, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है रिस्क नहीं लेता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइम एंड मटेरियल। ठीक है, अब ये टाइम एंड मटेरियल यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे कॉस्ट प्लस के तरीके से ही, बिल्कुल सेम काम इसमें होता है। इसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है यानी कि जो काम करता है वो क्या करता है, कॉस्ट में, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट आती है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है, और यहाँ पर टोटल पैसा जो है यहाँ पर बी पर्सन से ले लेता है, जो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी जो है यहाँ पर होता है। अब सोचोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो, सेम काम तो हो रहा है कि जितनी कॉस्ट आई उसमें प्रॉफिट ऐड किया, यानी कि प्रॉफिट हमने यहाँ पर जो है फिक्स पहले से ही कर लिया, तो बात तो सेम है, पर डिफरेंस क्या होता है। देखो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले उसको कॉस्ट के इनवॉइसेस भेजते हैं और उससे अलग से यहाँ पर प्रॉफिट जो है पैसा हम लेते हैं, पर इस मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर बिल्स होते हैं, उसमें हम अपने प्रॉफिट के अमाउंट पहले से ही इंक्लूड कर लेते हैं और टोटल पैसा एक बार में ही उनको यहाँ पर जो है ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलो एक इनवॉइस है 10,000 का, उसमें हमारा 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो हम 11,000 का इनवॉइस जो है सामने वाले पर्सन को भेजेंगे और उससे 11,000 रुपीज ही यहाँ पर जो है ले लेंगे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस टर्म इज रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें से हमारी कौन सी टर्म है वो यहाँ पर रिलेटेड है विद द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो पहला देखो क्या है, प्रोग्रेस पेमेंट, दूसरा क्या है, रिटेंशन मनी, तीसरा क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, और चौथा क्या है, एस्केलेशन क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बता दो, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये तीन हमारे यहाँ पर रिलेटेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब एक एक करके इनके बारे में जो है डिटेल में जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रेस पेमेंट की, कि प्रोग्रेस पेमेंट यहाँ पर क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमारा जो वर्क होता है वो यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है। जैसे कि मान के चलो ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। तो बी पर्सन ने यहाँ पर एक हाउस बनाया, एक यहाँ पर हाउस जो है बनवाना है, ठीक है। ए पर्सन को कह दिया, और ये जो हाउस है वो यहाँ पर 5 सालों में बन के यहाँ पर जो है तैयार होना है, यानी कि इसका जो पैसा है वो यहाँ पर ए पर्सन को यहाँ पर क्या होगा, 5 सालों के बाद यहाँ पर जो है मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 साल के बाद जो है यहाँ पर मिलेगा। मान के चलो 50 लाख रुपए इसका प्राइस है। अब क्या होगा ना, जो ए पर्सन है वो तो अपना काम करेगा, ठीक है। और जब ये आप काम करना स्टार्ट करेगा तो काम को करने के लिए इसको यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर बी पर्सन सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ पर ए पर्सन को 5 सालों के बाद ही यहाँ पर पे करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको फंड्स की कमी आ जाएगी और ये अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोग्रेस पेमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी होता है, यानी कि जो अपना काम करवा रहा होता है, वो क्या करता है, जितना भी काम हो चुका होता है उसके बेस पर एक पेमेंट जो है यहाँ पर सामने वाले पर्सन को दे देता है, ताकि उसको फंड्स की कमी ना हो। और वही पेमेंट हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रेस पेमेंट। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर ए पर्सन है, एक साल के अंदर यहाँ पर जो है 50% काम जो है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर बी पर्सन ने क्या किया, इसके बेसिस पे, यानी कि जो 50% काम कंप्लीट हो गया है, उसने क्या किया, यहाँ पर इसका जो 40% है, यानी कि हमारे यहाँ पर 50 लाख का जो 40% है वो यहाँ पर जो है ए पर्सन को यहाँ पर जो है दे दिया, ताकि आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अगर हम यहाँ पर 50 लाख का जो है 40% कैलकुलेट करें तो वो हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 20 लाख रुपीज। कितना बन रहा है हमारा यहाँ पर 20 लाख रुपीज। कितना बना है, 20 लाख रुपीज। तो ये जो 20 लाख रुपीज बी पर्सन है यहाँ पर ए पर्सन को दिया, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोग्रेस पेमेंट। क्या कहते हैं, प्रोग्रेस पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, रिटेंशन मनी। अब रिटेंशन मनी क्या होता है, तो सिंपली देखो, आप सोच के देखो कि यहाँ पर बी पर्सन यहाँ पर जो काम कंप्लीट हुआ था वो 50% हुआ था, पर इसने जो पेमेंट किया वो 40% यहाँ पर क्यों की, इसने यहाँ पर 10% यहाँ पर क्यों यहाँ पर जो है रख लिया। तो सिंपली देखो, अगर बी पर्सन ने यहाँ पर जो है 50% काम हुआ और यहाँ पर इसकी 50% यानी कि 25 लाख रुपए यहाँ पर जो है पे कर देता, तो इसमें केस में क्या होता है कि हो सकता है ये जो पर्सन है वो पैसे लेके जो है काम करने से मुकर जाता, क्योंकि उसने जितना काम किया था उतना तो उसे पैसा मिल गया था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही रिटेंशन मनी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसमें यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी होता है, जो काम करवाता है, वो क्या करता है, जितना भी काम हुआ होता है, ठीक है, जब भी उसकी वो प्रोग्रेस पेमेंट कर रहा होता है, तो जितना भी काम हुआ होता है उसका एक पोर्शन जो है वो अपने पास रिटेन करके रख लेता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10% इसने अपने पास रिटेन करके यहाँ पर रख लिया है, ताकि जो ये पर्सन है वो यहाँ पर सही ढंग से काम करे और यहाँ पर हमें छोड़कर ना जाए, जिससे इसे यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस ना हो। ये जो अमाउंट होती है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिटेंशन मनी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 50% काम हुआ था, यानी कि 25 लाख, ठीक है, 25 लाख का काम हुआ था, इसका 10% हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 25 लाख का हमारा यहाँ पर 2,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो है ये अपने पास जो है संभाल के रख लेगा और बाकी पैसा जो है वो पे कर देगा। तो 2,50,000 रुपए ये हमारा क्या है, रिटेंशन मनी। क्या है, रिटेंशन मनी। नेक्स्ट देखो क्या है, एस्केलेशन क्लोज, ठीक है। अब ये जो एस्केलेशन क्लोज है ये यूज किया जाता है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो पहले से ही एडवांस में ही यहाँ पर जो है फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पर्सन होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इसने आज के प्राइस के अकॉर्डिंग किया था, पर फ्यूचर में क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे वो काफी हाई हो गए, यानी कि मटेरियल के प्राइसेस, लेबर के प्राइसेस जो है वो यहाँ पर जो है हाई हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर जो है बढ़ गया। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं 50 लाख में आपका यहाँ पर घर बना दूंगा, ठीक है। तो ए पर्सन उस समय जो मार्केट में रेट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की थी कि 40 लाख का कॉस्ट आ जाएगा और 10 लाख का मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पर बाद में जब इसने बनाना स्टार्ट किया तो 50 लाख रुपए इसकी यहाँ पर कॉस्ट ही आ गई, जिससे आप इसका प्रॉफिट यहाँ पर जो है खत्म हो गया और इसे फ्री में यहाँ पर काम जो है करना पड़ा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक एक्सक्लेशन क्लोज यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक प्रोविजन होती है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे फैक्टर्स हैं, यानी कि जो प्राइजेस हैं, जो मटेरियल है, लेबर के प्राइजेस हैं, वो अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से इंक्रीज कर जाते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 50 लाख हो गई, तो इसके एक्सक्लेशन क्लॉज की हेल्प से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो हमारा यहाँ पर 60 लाख जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि ये जो ए पर्सन है उसका रिस्क यहाँ पर जो है खत्म हो सके। क्लियर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर जो है यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वो क्या है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी कंप्लीट
during the accounting period, it is therefore necessary to determine the profit relating to a contract for each accounting period during the contract is under execution. Which of these accounting standard deals with profit on incomplete contract? ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँ। देखो, जो हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं, हम यहाँ पर अपने बिजनेस की जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर, एक साल के लिए करते हैं। एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक साल के लिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमने काम किया होता है, जितना भी हमने खर्चे किए होते हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू होते हैं, उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, जिससे हम यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अब देखो, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल। ठीक है, उनका जो प्राइस मिलना होता है वो हमें 5-10 सालों के बाद यहाँ पर जो है मिलना होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए पर्सन को यहाँ पर 5 सालों के मिला है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करनी है, यानी कि अकाउंटिंग करनी है। अगर ये पर्सन जो है ये 5 सालों के दौरान कोई भी प्रॉफिट जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता है और सीधे जाकर 5वें साल जाकर यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड करता है, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि मान के चलो अगर इसको यहाँ पर 10 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है उसे 5 साल काम करके रिसीव हुआ है, यानी कि इन 5 सालों का प्रॉफिट है यहाँ पर 10 लाख। अगर उसने यहाँ पर सारा का सारा प्रॉफिट 5वें साल जाकर ही दिखा दिया, तो वो हमारे 5वें साल का प्रॉफिट ही यहाँ पर जो शो होगा, जो कि यहाँ पर गलत होता है। तो इसके लिए हमें जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें यहाँ पर क्या कहता है कि आप यहाँ पर क्या करो, हर साल जो आप यहाँ पर काम कंप्लीट करो, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जितना भी आपका काम कंप्लीट हो गया होगा, उसके बेस पर आप यहाँ पर एक प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करो और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है शो करो। तो ये जो पैराग्राफ था वो इसी के बारे में शो कर रहा था कि अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबे समय तक चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो काम है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर अकाउंटिंग पीरियड जितना भी हमने काम कर लिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है और उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना होता है। तो उसके साथ हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें पूरा प्रोसीजर बताता है वो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50 लाख एंड द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख रुपीज, द प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क वेयर द कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड इज 20 लाख रुपीज, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट कितना है हमारा यहाँ पर 2 सालों का है। क्या है हमारा यहाँ पर 2 सालों का है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो टोटल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की वो 50 लाख है, जो उस पर हमें टोटल प्रॉफिट मिलना है वो 10 लाख रुपए है और 20 लाख का काम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि इतनी कॉस्ट इनकर कर चुके हैं। अब हमें इस टाइम तक जितना भी हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट उसका यहाँ पर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर फॉर्मुला बता दूँ कि इसका फॉर्मुला क्या होता है। तो सिंपली देखो, जो भी आप यहाँ पर काम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कंप्लीट काम की यहाँ पर कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट वर्क कॉस्ट, ठीक है, कंप्लीट वर्क कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर कर लिया उसे डिवाइड कर देना है टोटल कॉस्ट के साथ, जो हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, इनटू हमें यहाँ पर कर देना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है रिसीव होना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो जो हमारा कंप्लीट वर्क कॉस्ट है वो यहाँ पर कितना है, जो हमने काम कंप्लीट कर दिया है वो कितना है 20 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है 50 लाख रुपए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपए। जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लाख रुपये, कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए। तो इस इनकम्प्लीट प्रॉफिट को, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो जो है वो करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी।